हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल से एमपीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कक्षाएं हैं वो समाजशास्त्र विषय के लिए आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और यूनिट नंबर 3 जो समाजशास्त्री सिद्धांत की यूनिट है, जो मेरी नज़रों में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, वो यूनिट नंबर 3 यानी समाजशास्त्री सिद्धांत, ये हम प्रारंभ कर चुके हैं। कई सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ चुके हैं। जैसे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, संरचनात्मक सिद्धांत, इसमें नडेल ब्राउन ये कंप्लीट हो चुके हैं। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में मेलानोव्स्की दुर्खीम ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमको पढ़ना है बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं प्रकार्यवाद में। कौन है? पार्सन्स। पूरा नाम टैलकट पार्सन्स। टैलकट पार्सन्स अमेरिकन समाजशास्त्री रहे हैं और इनका दबदबा बहुत लंबे समय तक रहा है समाजशास्त्र के ऊपर। पार्सन्स को ही आधार बना करके कई भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी अपनी अध्ययन परंपरा प्रारंभ की थी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पार्सन्स का जो जन्म है वो 1902 का है और इनकी मृत्यु 1978 की है। बुक्स में दो बुक्स इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में, और ये इनका भारी भरकम महाकाव्य कौन सा? द सोशल सिस्टम। ये पार्सन्स की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा पार्सन्स ने दुर्खीम, मैक्स वेबर, इनकी जो बुक्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी अपने स्टूडेंट्स के लिए सामने रखा उनके। तो पार्सन्स की ये जो दो बुक्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने आपको बताया द सोशल सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। सोशल सिस्टम यानी पार्सन्स ने जो विचार दिए हैं वो सामाजिक व्यवस्था को लेकर के दिए हैं। ठीक, पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं और सामाजिक व्यवस्था के लिए वो दो भाग यानी सामाजिक व्यवस्था को दो भागों में बांट देते हैं कि एक भाग हो जाता है सामाजिक संरचना और दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है? प्रकार्य। तो एक्चुअली पार्सन्स का जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है वो सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो इकाइयां हैं उन इकाइयों का प्रकार्यात्मक योगदान उस व्यवस्था को बनाए रखने में होता है। जैसे मेलानोव्स्की ने संस्कृति की चर्चा की है, ऐसे ही पार्सन्स किसकी चर्चा करते हैं? सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए क्या बोलते हैं पार्सन्स। पार्सन्स ने अपने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में 1951 में स्पष्ट किया। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी बुक, क्या नाम है बुक का? द सोशल सिस्टम। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछने में आ सकता है, क्वेश्चन पूछने में आ सकता है कि पार्सन्स ने जो प्रकारवादी सिद्धांत दिया था वो कौन सी बुक में दिया था? तो ध्यान रखिएगा वो सोशल सिस्टम है पार्सन्स की बुक। इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत को विकसित करने में इसकी सहायता ली है मेलानोव्स्की, पेरेटो और दुर्खीम। ये जो तीनों ने सिद्धांत दिए थे प्रकारवाद को लेकर के, तो तीनों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया किसने? पार्सन्स ने, मेलानोव्स्की, पेरेटो और दुर्खीम। चलिए क्या बोलते हैं ये पार्सन्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्सन्स को समझना अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। पार्सन्स से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो भी थोड़े से कहना चाहिए कि इतने सरल प्रश्न की कैटेगरी में नहीं आते। तो आप यदि इनका सिद्धांत समझ गए तो प्रश्न फिर सॉल्व कर लेंगे। यानी पार्सन्स का जो प्रश्न आएगा वो संभावना इस बात की होती है कि वो एनालिटिकल कैटेगरी में आ जाता है। चलिए पार्सन्स का ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक उस व्यवस्था को बनाने वाली इकाइयों के प्रकार्यों को ना समझ लिया जाए। अब इनका ये कहना है कि आप सामाजिक व्यवस्था, कोई भी सोशल सिस्टम है, उस सोशल सिस्टम की जो वास्तविकता है या उस सोशल सिस्टम को असली में आप
केवल और केवल तब समझ सकते हैं जब वो जो सोशल सिस्टम है, उस सोशल सिस्टम को बनाने वाली जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों के जो फंक्शन है, प्रकार हैं, आप उनको ना समझ लें। जैसे प्रकार्यवाद में शुरू से ही मानव शरीर का उदाहरण दिया जाता है। जैसे पार्सन्स के हिसाब से कि आप ह्यूमन जो बॉडी है, उस बॉडी में जितने सिस्टम हैं, मैंने आपको बताया था बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारे शरीर में। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो हमारे शरीर जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, इसकी जो इकाइयां हैं, उनके जो प्रकार हैं, यानी उन इकाइयों के जो फंक्शन है, जब आप वो फंक्शन समझ लेंगे, जैसे आपको ये पता होना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी के फंक्शन को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है, किडनी का क्या फंक्शन होता है, लीवर का क्या फंक्शन होता है, पेंक्रियास का क्या फंक्शन होता है। तो जब आप इकाइयों के फंक्शन को समझ जाएंगे, तब उस जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे। तो पार्सन्स भी बोलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता आप तब समझ पाएंगे जब सामाजिक व्यवस्था की जो इकाइयां हैं, उनके प्रकार को आप समझ लें। जैसे सामाजिक व्यवस्था में इकाई हमने बोला कि शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या प्रकार है ये आप समझ जाएं। धार्मिक व्यवस्था का क्या प्रकार है, परिवार व्यवस्था का क्या प्रकार है, ये समझना आवश्यक है। अतः हमें सामाजिक व्यवस्था के उन विभिन्न प्रकार्यात्मक तत्वों को देखना चाहिए जो उस व्यवस्था के अधिकांश सदस्यों की कम से कम न्यूनतम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इनका ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के क्या है, आप उन प्रकार्यात्मक तत्वों को देखें जो उस व्यवस्था के जो सदस्य हैं। जैसे हमने बोला कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के सदस्य कौन हो जाएंगे, भारत में जो लोग रहते हैं वो। हमने बोला ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, तो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में कौन है, जो ग्रामीण समाज के लोग हैं वो उसके सदस्य हैं। तो उन सदस्यों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति जिन तत्वों से होती है, उन तत्वों के प्रकारों को समझना आवश्यक है। कोई भी तत्व हो सकता है, वो हो सकता है कि वो जो नातेदारी व्यवस्था है, वो नातेदारी व्यवस्था तत्व हो सकता है, अर्थव्यवस्था भी तत्व हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है तत्व। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक नियम होते हैं। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था क्या है, तभी बनी रह सकती है जब कुछ नियम के अनुसार वो चले। यानी कुल मिलाकर क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ नियम है। जैसे हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। जैसे समय पर सोना, समय पर उठ जाना, समय पर भोजन करना, पानी पीते रहना, इस प्रकार के कुछ ना कुछ नियम रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि कुछ ना कुछ सामाजिक नियम होते हैं और इनमें से सभी नियमों के कुछ ना कुछ सामाजिक प्रकार अवश्य ही होते हैं। तो देखिए, कोई भी नियम हो, जैसे यदि आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रकार होगा। यदि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पानी पीते रहना चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ प्रकार अवश्य होगा। उदाहरण पार्सन्स ने किसका दिया है, व्यवसायिक नियम, जैसे कमर्शियल लॉज होते हैं, या अर्थव्यवस्था के जो नियम होते हैं। व्यवसायिक नियम यानी कि आप अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाह रहे हैं, या कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके नियम, ठीक, जॉब से रिलेटेड। जैसे इनका यह कहना है कि ये जो व्यवसायिक नियम है, इनके कुछ ना कुछ निश्चित प्रकार होते ही हैं। जैसे क्या है प्रकार, उस व्यवसाय में प्रवेश की दशाओं को निर्धारित करना। तो देखिए, व्यवसायिक नियम, पार्सन्स का ये कहना है कि इनके प्रकार होते हैं। जैसे प्रवेश की दशाओं को निर्धारित करना, जैसे कि कोई भी व्यवसायिक संगठन है,
उसमें प्रवेश के लिए क्या दशा रहेगी। जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, तो वो जो एक संगठन है, हमने बोला कि सिस्टम बना हुआ है, शिक्षा व्यवस्था है, उच्च शिक्षा विभाग है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने नियम बना रखा है। क्या नियम बना रखा है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही साथ नेट या सेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तो वो प्रवेश का नियम है, वो प्रवेश की दशा है। वो काम करने वाले सदस्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करना, यानी जो वो व्यवसाय है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। वो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना है, आपका कर्तव्य क्या है, ठीक, और साथ ही साथ क्या है, आपके पास अधिकार क्या है, यानी आपको यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप छुट्टी भी ले सकते हैं। मालिक तथा कर्मचारी के बीच संबंधों को निश्चित करना, यानी उस व्यवसायिक संगठन का जो मालिक है और उसके जो कर्मचारी हैं तो उनके बीच के संबंध निर्धारित करना। ये सब क्या है, ये पार्सन्स बोलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को इन नियमों से ही बनाया रखा जा सकता है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ये व्यवसायिक नियम। ऐसे और भी कई सारे नियम होते हैं जैसे परिवार के भी नियम होते हैं, विवाह एक व्यवस्था है, उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, अलग अलग आप देखेंगे धर्म के भी बहुत सारे नियम होते हैं। पार्सन्स का विचार है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं। ये बिल्कुल सच है कि व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब वो नियम से चले या कुछ ना कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं उसको लगेंगी। इन प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का संबंध केवल सामाजिक व्यवस्था से ही नहीं अपितु व्यक्ति की, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था के सदस्य हैं उनकी, व्यक्ति की वैयक्तिक व्यवस्था से भी होता है। देखिए, एक तो हो जाता है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे सदस्य हैं, अब उन सदस्यों के भी कुछ ना कुछ पर्सनल वैयक्तिक व्यवस्था होती है, इंडिविजुअल सिस्टम होता है। वैयक्तिक व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, वैयक्तिक व्यवस्था सभी लोगों की कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप पढ़ाई कहाँ करना चाहते हैं, ठीक है, आप किन से बात करना चाहते हैं, किन से बात नहीं करना चाहते हैं, आपके मित्र कौन से हैं, ये सब वैयक्तिक व्यवस्था की कैटेगरी में आता है। तो इनका ये कहना है पार्सन्स का कि ये जो प्रकार्यात्मक आवश्यकता है ये उस सामाजिक व्यवस्था को तो बनाए रखती है, साथ ही साथ जो उसके सदस्य हैं उनकी जो व्यक्तिगत व्यवस्था है उसके लिए भी जरूरी होती है। वैयक्तिक व्यवस्था में बने रहने की प्रकार्यात्मक आवश्यकता यह है कि व्यक्तित्व के पनपने के लिए सावयव के साथ साथ एक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति अवश्य हो। कुल मिलाकर ये क्या है कि वैयक्तिक व्यवस्था में क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, परिवार मित्र में रहते हैं, तो वहाँ क्या होगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो वो वही कह रहे हैं कि व्यक्तित्व के पनपने के लिए क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बिना सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यदि आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहां पर आपको सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति नहीं मिलेगी, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जिससे कि व्यक्ति को पनपने का और अपनी भूमिका को अदा करने का अवसर मिले। जैसे कोई भी व्यक्ति अच्छी भूमिका तब अदा कर सकता है जब वो शिक्षित अच्छा हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो वही आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति की जरूरत पड़ती है। और यदि अच्छी सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति मिल गई तो क्या है, उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, अपनी भूमिका, रोल प्ले करेगा, नहीं तो नेगेटिव काम हो सकता है।
सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक आवश्यकता यह है कि उसको क्रियाशील रखने वाले सदस्यों का अस्तित्व बना रहे। यानी सामाजिक व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक उसके जो लोग हैं, क्रियाशील लोग यानी कि उसके सदस्य हैं, उनका अस्तित्व बना रहे। देखिए, जब लोग ही नहीं रहेंगे, अस्तित्व से मतलब क्या है कि किसी भी कारणवश उनका सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से उनको योगदान मिलना बंद हो गया, तो वो भी क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी जगह पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं और उसके बाद वहाँ के लोगों से उम्मीद की जाए कि समाज को बनाए रखने में, सिस्टम को बनाए रखने में वो अपना योगदान दें, तो ऐसी संभावना नहीं हो सकती और कोई अपना योगदान नहीं देगा। तो इनका अस्तित्व बना रहना आवश्यक रहे और साथ ही उनका सामाजिक प्राणी के रूप में इस प्रकार विकास हो कि उनका आवश्यक सहयोग और योगदान संभव हो सके। यानी क्या है, उनको सामाजिक प्राणी, उनको क्या करना है, जो सदस्य हैं उनको सामाजिक प्राणी बनाना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक प्राणी बनाने के लिए आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे छोटे गाँव में भी स्कूल खोले जाते हैं और राइट टू एजुकेशन भी दिया गया है, ताकि क्या रहे, यदि शिक्षा सबको मिल जाएगी तो सामाजिक प्राणी बनने का एक अवसर सबको मिल जाता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाएगा तो पार्सन्स के अनुसार वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान जरूर देगा। इसलिए पार्सन्स ने किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को आवश्यक बताया है, ताकि उन सदस्यों का अस्तित्व बना रहे। तो देखिए, सदस्यों का अस्तित्व बना रहे और वो क्रियाशील रहें, ये तभी हो सकता है जब जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या करे, अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे। यदि आवश्यकताओं की पूर्ति उस सामाजिक व्यवस्था ने नहीं की तो सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। जैसे यदि रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा है या लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या वो लोग उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी रूप में हो सकती है। वो खाद्य पदार्थों के रूप में भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, रोजगार के रूप में भी हो सकती है, सुरक्षा के रूप में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था अपने इस प्रकार को उसी अवस्था में निभा सकती है जबकि उसके पास कुछ ऐसे साधन हो जिनसे वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब देखिए, सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति करेगी, यह बाध्यकारी है, करना ही पड़ेगा। यदि सामाजिक व्यवस्था ने अपने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति नहीं की तो सदस्य उस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान भी नहीं दे पाएंगे। अब बात यह आती है कि सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति कैसे करे। तो बताया है पार्सन्स ने कि सिस्टम के पास कुछ ना कुछ साधन, उसको सिस्टम को साधन की आवश्यकता पड़ेगी, साधन होने चाहिए, उन्हीं साधनों से आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगी वो। जैसे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाजीकरण के कुछ साधन या संस्थाओं का होना आवश्यक है। अब देखिए, समाजीकरण एक साधन हो गया, तो जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, वो समाजीकरण के द्वारा लोगों को क्या करती है, समाजीकृत करती है और उनको इस योग्य बनाती है कि वो व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दें। समाजीकरण बहुत सारी संस्थाओं से किया जाता है, समाजीकरण कई सारी संस्थाओं से किया जाता है। जैसे परिवार एक संस्था है, वो हमारा समाजीकरण करती है, मूल्य प्रतिमान सिखाती है हमको। शिक्षा व्यवस्था संस्था है, वो हमको हमारा समाजीकरण करती है। इसके अलावा आर्थिक संस्थाएं जैसे बैंक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं। इनसे क्या होता है, हमारा समाजीकरण होता है। तो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के ये अलग अलग साधन है। तो समाजीकरण एक साधन है जिससे क्या होता है,
व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके अलावा प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में आधारभूत मूल्यों की एक व्यवस्था का होना आवश्यक है। तो ये भी क्या है? आधारभूत मूल्य, ये भी एक साधन है। ठीक है, ऐसे कई सारे साधन हैं किसके पास? सामाजिक व्यवस्था के पास। यानी सामाजिक व्यवस्था इन सभी साधनों से क्या करती है? अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यदि समाजीकरण की संस्थाएं बंद हो जाएं, यदि बैंक, शेयर मार्केट, ये सब सारी संस्थाएं आपको समाजीकृत करना बंद कर दें, आपको सिखाना बंद कर दें, तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मैं अपना पैसा बैंक में रखूं कि शेयर मार्केट में रखूं कि जमीन खरीद लूं कि गोल्ड खरीद लूं। ये आपको समझ में नहीं आएगा यदि आपका प्रॉपर समाजीकरण उन आर्थिक संस्थाओं से नहीं हुआ तो। सामाजिक व्यवस्था के किसी भी अंग को संपूर्ण व्यवस्था से पृथक मानकर समझा नहीं जा सकता। तो पार्सन्स का ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था का कोई भी अंग है, आप उसको व्यवस्था से अलग करके नहीं समझ सकते। जैसे शिक्षा व्यवस्था या धर्म, भारत में धर्म, तो आप धर्म को भारत से अलग करें फिर उसका अध्ययन करें और उसको भारत में फिट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में धर्म का अध्ययन करना है तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार धर्म क्या है वो उसी के अंदर रह करके करना पड़ेगा। तो सामाजिक व्यवस्था से पृथक नहीं समझा जा सकता क्योंकि इन अंगों में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है और इस संबंध के कारण संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में ही उनको समझना संभव है। ठीक, जैसे यदि आपको जाति व्यवस्था समझना है तो जाति व्यवस्था समझने के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जब कोई आएगा तभी वो जाति का अध्ययन कर सकता है। यदि कोई समाजशास्त्री ये सोच रहा है कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठ करके ही वो भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का अध्ययन कर ले, तो वो संभव नहीं है। अतः संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व समाज के अनेक वैयक्तिकताओं के प्रक्रियात्मक अंतः संबंधों और अंतः क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो पार्सन्स क्या बोल रहे हैं कि पूरा का पूरे सामाजिक व्यवस्था इसका अस्तित्व बना रहे, ये किस पे निर्भर कर रहा है कि जो उसके वैयक्तिकता हैं, यानी उस सामाजिक व्यवस्था के जो सदस्य हैं उनके बीच में जो प्रक्रियात्मक अंतः संबंध है और उनकी जो अंतः क्रियाएं हैं, ये अंतः क्रिया प्रक्रियात्मक रूप से चलती रहेंगी, प्रक्रियात्मक योगदान देते रहेंगे, तो उस संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखें पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां, उन इकाइयों का प्रक्रियात्मक योगदान, सामाजिक व्यवस्था के सदस्य, उनका वैयक्तिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के द्वारा जो उसके सदस्य हैं उनका सामाजिक विकास करना, सामाजिक विकास करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ना, ये सब पार्सन्स के जो प्रकार्यवाद है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक, तो ये पार्सन्स का प्रकार्यवाद में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने इसमें आपको बता दी। यहाँ से प्रश्न आपसे ज़्यादातर एनालिटिकल टाइप से पूछने में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है पार्सन्स प्रकारवाद की चर्चा करते हैं वो किस संदर्भ में करते हैं? सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की। देखिए प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं से मतलब ये है कि पार्सन्स का ये कहना है कि वो जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में जो प्रकार हैं, सामाजिक व्यवस्था का जो प्रकार्यात्मक योगदान है उस प्रकार के पहले कुछ आवश्यकताएं हैं। यानी प्रकार्यों का संपादन, सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों के लिए प्रकार्यों का संपादन तभी कर सकती है जब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसे क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं बोलते हैं। यानी ये जो आवश्यकताएं हैं ये होना आवश्यक है तभी
सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों के लिए कुछ कर पाएगी या उस सदस्य के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रकार्यात्मक योगदान दे पाएगी। तो पार्सन ये 4 आवश्यकताएं बताते हैं जिसको एजेल मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखिए पार्सन्स की ये जो थ्योरी है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की, ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछने में आ सकता है कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया है, ध्यान रखिएगा पार्सन्स का। और आपसे एजेल मॉडल भी पूछ सकते हैं कि आखिर जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं उसमें पार्सन्स कितने प्रकार की आवश्यकता बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार की आवश्यकता बताते हैं। जो ए है, ठीक, ए का मतलब क्या हो जाता है, अडप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन तो पार्सन्स का ये कहना है कि व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की सबसे पहली आवश्यकता ये है कि वो अपने सदस्यों के लिए अनुकूलन का कुछ कार्य करे। अनुकूलन का कुछ कार्य करे से मतलब क्या है कि वो अपने सदस्यों को कुछ प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए कि इसके जो सदस्य हैं वो आसपास का जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है उस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से अनुकूलन कर पाए। और पार्सन्स का ये कहना है कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ये कार्य करती है, ठीक। देखिए अर्थव्यवस्था से ही पैसा मिलता है और यदि पैसा मिल रहा है, आप रोजगार में हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण से क्या कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं। आप किसी भी स्थान पर जाकर के रह सकते हैं, वहां कार्य कर सकते हैं। दूसरा जी, और इसको हम बोलते हैं गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य प्राप्ति। तो एक्चुअली हर एक सामाजिक व्यवस्था के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं और पार्सन्स का ये कहना है कि ये लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था के अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं। बाहर से मतलब क्या है कि यदि सपोज कोई देश गरीब है, जैसे बहुत पहले हमारे यहाँ नारा चलता था गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि देश में गरीबी है तो गरीबी को हटाना है और अमीरी लाना है या पैसा लाना है। तो पैसा लाने की जो व्यवस्था है, पैसा है नहीं है, तो वो जो लक्ष्य है व्यवस्था से कैसा है, बाहर है। जैसे हमने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भरता अभी नहीं है, तो आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए लक्ष्य हमने क्या लिया है, बाहर से उठा लिया है। तो पार्सन्स का ये कहना है कि ये जो काम है, ये काम कौन करता है, राजनीतिक व्यवस्था करती है, पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे हमने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये जो नारा दिया है ये राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दिया गया है। आई से मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एकीकरण। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। तो इंटीग्रेशन मतलब समाज के सदस्य एकत्रित होकर के रहें, इकट्ठे होकर के रहें, आपस में मतभेद उनका ना रहे। तो पार्सन्स का ये कहना है कि जो धार्मिक व्यवस्था है ये बहुत हद तक ये काम करती है। कौन सी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था लोगों को आपस में एक रखने का कार्य करती है। फिर एल, एल से मतलब हो जाता है लेटेंसी यानी यथास्थिति। यथास्थिति यानी कि लक्ष्य प्राप्ति और अनुकूलन, इसको करने के क्रम में कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके सदस्य हैं वो सदस्य विचलित हो जाएं। तो पार्सन्स का ये कहना है यथास्थिति को बनाए रखने के लिए क्या है कि व्यक्ति का समाजीकरण प्रॉपर होना आवश्यक है। साथ ही साथ क्या है, उसका तनाव प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति अनुकूलन के कारण से क्या होता है, तनाव बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उस यथास्थिति को बनाए रखना भी क्या है, सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वो अपने जो सदस्य हैं उनकी यथास्थिति को बनाए रखे। तो पार्सन्स का ये कहना है कि परिवार, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था, ये इसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। तो ये प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं एजेल मॉडल है, आप ध्यान रख लीजिए। ए से अडॉप्शन अनुकूलन, जी से गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य प्राप्ति, आई से इंटीग्रेशन यानी एकीकरण,
और एल से लेटेंसी यानी यथास्थिति। तो ये इतना पार्सन्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आते हैं पार्सन्स, तो एक दो बार इसको देखें, समझें और उसके बाद फिर उसे याद करें। इसके बाद प्रकारवाद में सबसे अंतिम समाजशास्त्री जो आपको दिए गए हैं वो कौन से दिए हैं? मर्टन। मर्टन ने प्रकारवाद की जो व्याख्या करी है वो बहुत डिटेल में करी है, यानी पार्सन्स, तुर्खीम, इन सब से हट करके बहुत डिटेल में व्याख्या करी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे मर्टन के साथ में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।